अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और हम लेक्चर नंबर 8 है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज ऑफ पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स। उसकी एक्सरसाइज पर आ जाएं। आपकी जो बुक है उसकी एक्सरसाइज है। इस पोएम के बाद हमने ये पोएम पढ़ी थी लेक्चर नंबर 6 में और इस पोएम के एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो उसका जो पहला पोर्शन है कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन है, यानी आंसर दिस क्वेश्चंस है। तो ये आपने नोट्स से करना है। इसके बाद आप आएँ सम स्टेटमेंट्स, बी इसका पोर्शन है। सम स्टेटमेंट्स आर डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द पोएम, सम आर इंटरफेरेंस बेस्ड ऑन एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, while some are not supported by any evidence. Put a tick in the right column. आपकी बुक पर 3 कॉलम दिए हुए हैं। पहले सेंटेंसेस हैं, 7 सेंटेंसेस हैं। उस हर सेंटेंस के सामने 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम में उसने पूछा है कि डायरेक्टली सपोर्टेड है। अगर डायरेक्टली सपोर्टेड है तो इसको टिक करेंगे। दूसरा कॉलम है इन्फेरेंस बेस्ड ऑन सम एविडेंस फ्रॉम द पोएम। तीसरा है स्टेटमेंट नॉट सपोर्टेड का। तो इनमें से जो सेंटेंस जिस कैटेगरी का है उसमें हमने टिक करना है। फर्स्ट, इट इज अ कोल्ड एंड डार्क विंटर। डायरेक्ट सपोर्टेड बाय द पोएम का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जो डायरेक्टली पोएम से सपोर्ट ले रहा हो, और इन्फेरेंस बेस्ड ऑन सम एविडेंस फ्रॉम द पोएम का मतलब होता है कि वो डायरेक्ट पोएम से तो नहीं ले रहा होता, लेकिन पोएम के ही किसी बात से वो एक बात को इमेजिन कर रहा होता है, यानी उसमें से ले रहा होता है। और तीसरा है स्टेटमेंट नॉट सपोर्टेड बाय द एविडेंस। ऐसी स्टेटमेंट जो हम कह सकें लेकिन वो पोएम में मौजूद ना हो, उससे निकाली जा सकती है, ठीक है, उसको हम नॉट सपोर्टेड कहेंगे। तो आ जाएं इस पे। इट इज कोल्ड एंड डार्क विंटर, ये डायरेक्ट सपोर्टेड है, पोएम से इसको लिया है उसने। द स्पीकर नोज द ओनर ऑफ द वुड्स, ये भी पोएम से है, डायरेक्ट सपोर्टेड, यानी पहले कॉलम में टिक करेंगे पहले 2 सेंटेंस को। तीसरा सेंटेंस, स्पीकर फील्स गिल्टी अबाउट स्टॉपिंग इन द वुड्स, के जो स्पीकर है वो जंगल में रुकने पे शर्मिंदा है, तो ये पोएम इसको सपोर्ट नहीं करती। इन्फेरेंस बेस्ड सम एविडेंस फ्रॉम द पोएम, हम इसको इसमें टिक कर सकते हैं कि शायद कुछ पोएम के अलावा ऐसा हो जिसने उसको ऐसा सोचने पर मजबूर किया, उसको इस पर टिक करेंगे हम, यानी कॉलम नंबर 2 में टिक करेंगे। स्पीकर इज टायर्ड एंड वांट्स टू रेस्ट, जो स्पीकर है, ट्रैवलर है, वो थक चुका है और रेस्ट चाहता है। तो ये चीज़ हमें स्टेटमेंट नॉट सपोर्ट बाय द एविडेंस, किसी भी पोएम के किसी सेंटेंस में ये नहीं मिली कि वो थक चुका है। अगर वो थक चुका होता वो रेस्ट करता, लेकिन वो तो कहता है मैंने वादे पूरे करने हैं, मैंने सफ़र करना है, तो ये हमें सपोर्ट नहीं करता। तो इसको नॉट सपोर्टेड में एविडेंस में ले जाएंगे, कॉलम नंबर 3 में टिक करेंगे। द हॉर्स फील्स स्ट्रेंज टू स्टॉप अनएक्सपेक्टेडली, हॉर्स कुछ अजीब फील करता है और रुक जाता है, ये पोएम से हमें सपोर्ट कर रहा है, पहले कॉलम में टिक करेंगे। उसके बाद है द स्पीकर अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो स्पीकर है, पोएट है, वो नेचर की ब्यूटी को एक्सप्लेन करता है, तो इसको भी हम पहले कॉलम में टिक करेंगे। एक्सरसाइज सी पर, अंडरलाइन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट डिपिक्ट क्लियर इमेजरी इन द पोएम। अंडरलाइन द वर्ड्स, उन वर्ड्स को अंडरलाइन करें, एंड फ्रेजेस और फ्रेजेस को अंडरलाइन करें, दैट डिपिक्ट क्लियर इमेजरी इन द पोएम, जो पोएम पर में से वाज़े तौर पर इमेजरी को साबित करते हैं, तस्वर को साबित करते हैं। इमेजिन करना किसी चीज़ को, पोएम के अंदर जो इमेजनरी के लिए यूज़ किए गए हैं उनको जो है वो यूज़ करें, यानी कि हम कौन सी ऐसी लाइन पोएम में पढ़कर हमारे जहन में एक अक्स बन रहा है, एक तस्वर बन रहा है, इमेजिन बन रहा है, वो सेंटेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आप पोएम पर आएँ और उसमें इस लाइन को अंडरलाइन करते जाएं और उसके आगे आई लिखते जाएं। वुड्स फिल अप विद स्नो, जब हम ये लाइन पढ़ते हैं तो हमारे जहन में एक अक्स बनता है, जंगल बर्फ से ढका हुआ, तो एक सीन बनता है जहन में, अक्स बनता है, इसको इमेजिनरी बोलते हैं, इसको अंडरलाइन करें। दूसरा, हार्नेस बेल शेक्स, गले में
बंदी घंटी को हिलाता है, बजाता है। तो जब हम ये लाइन पढ़ते हैं तो भी हमारे जहन में एक अक्स क्रिएट होता है कि इस तरह उसने गले को हिलाया होगा। इसके बाद है डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल की तारीख तरीन शाम, साल की तारीख तरीन शाम, इसको भी अंडरलाइन करें, ये इमेजिनरी है, ये भी हमारे यहाँ अक्स क्रिएट करती है। इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, तेज हवा और नरम बर्फ के गोले, जब इसको भी हम रीड करते हैं तो एक अक्स हमारे माइंड में क्रिएट होता है। इसके बाद इसी एक्सरसाइज का पोर्शन है एलिट्रेशन की डेफिनेशन। एलिट्रेशन रेफर्स टू द रिपीशन ऑफ द सेम कंसोनेंट साउंड in words with are used closely together in the poem. Alliteration consonants sounds पर मुश्तमिल वो तमाम अल्फाज जो बार बार पोएम में रिपीट्स हों। एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन है whose woods, अब इस whose में भी W है, woods में भी W है। his horse, his में भी H है, horse में भी H है। see me stopping में see में भी S है, stopping में भी एस है। तो ऐसे तमाम वर्ड्स एक ही सेंटेंस में बोले गए, एक ही सेंटेंस की लाइन में बोले गए, कंसोनेंट्स जो सेम साउंड्स के साथ हों उनको एलिट्रेशन कहते हैं। इमेजरी इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल यूज्ड टू क्रिएट मेंटल इमेज इन द माइंड ऑफ द रीडर थ्रू द विजुअल सेंस एज वेल एज सेंस ऑफ टच, स्मेल, टेस्ट और साउंड। विजुअल इमेजरी जैसे तमाम तस्वुरात जिनको हम अपनी 5 हिस्से यूज़ करके क्रिएट करते हैं, लेकिन शायर अल्फाज के ज़रिए उनको क्रिएट करे, इसको बोलते हैं इमेजिनरी। जैसे विजुअल समात के ऐसी चीज़ जो हम सुनकर जो है वो फील कर सकते हैं, लेकिन शायर हमें अल्फाज से उसको करवा देता है। जैसे Huge trees in thick and dark forest, विजुअल बसारत देखकर। अब ये बड़े बड़े दरख्त तो हम देख सकते हैं, लेकिन शायर ने अल्फाज के जरिए हमें उसका इमेज बनाया। ऑर्डिनरी सुनात में जैसे द रसिंग ऑफ द लीफ, पत्तों की खड़खड़ाहट, पत्तों की चटखना। अब ये ऐसी इमेजरी है जो एक ऑडिटरी उसके ज़रिए क्रिएट होती है, लेकिन शायर हमें अल्फाज के ज़रिए क्रिएट करते हैं। स्मेल, अ सेंट ऑफ एप्पल्स, फूल सेब की खुशबू, ये हमें स्मेल इमेजरी है हमारे लिए। टेस्ट की इमेजरी है स्वीट एंड जूसी ऑरेंज। टच की रग्ड एंड रफ पार्ट। अब ये सारी एग्जांपल अगर हम गौर से देखते हैं तो इसमें हमें फील होता है कि हम जो 5 हिस्से यूज़ करके जिस चीज़ को हम एक्नॉलेज करते हैं, इन वर्ड्स ने भी हमें वही एक्नॉलेजमेंट दी है। यानी जो जिसको हम देख कर, फील कर, टच करके, सुन के, सूंघ के, देख के करते हैं, इन अल्फाज को जब हमने पढ़ा जस्ट तो वो सारी सेंसेस, वो एक्नॉलेजमेंट हमें हुई जो हम उनको फील करके करते थे। अब हमने एग्जांपल लेनी है पोएम में से। ये एग्जांपल्स तो वो थी ना जो हमें डेफिनेशन को समझाने के लिए उसने दी। अब हमने एग्जांपल लेनी है पोएम से। एग्जांपल ऑफ इमेजरी फ्रॉम द पोएम। हिज हाउस अंडरलाइन कीजिए, माई लिटिल हॉर्स अंडरलाइन कीजिए, इजी विंड अंडरलाइन कीजिए, वॉच हिज वुड्स अंडरलाइन कीजिए, बिफोर आई स्लीप अंडरलाइन कीजिए, हिज हार्नेस डाउनी फ्लेक। ये जो है वो 7 इमेजिनरी हैं जो पोएट ने इस पोएम में यूज किए हैं। इसके बाद हमने इसी पोएम से आइडेंटिफाई करना है एलिट्रेशंस को एंड मेटाफोर इन द पोएम। तो आप इसको हेडिंग दें एलिट्रेशन की। मैं आपको बता देता हूँ। हुज और वुड्स एलिट्रेशन है क्योंकि डब्ल्यू यूज हो रहा है दोनों में। हिज और हाउस, डार्क और डीप दोनों में डी कंसोनेंट साउंड्स के साथ यूज हो रहा है। तो ये जो है हमारे एलिट्रेशन वाले आइडेंटिफिकेशन के वर्ड्स हैं। इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपोजिट मीनिंग को मैच करना है।
विलेज को मैच करें सिटी से, स्टॉपिंग को मैच करें मूविंग से, स्नो का मैच करेंगे आप अपोजिट मीनिंग वाटर से, फ्रोजन का मेल्ट से, डार्केस्ट को ब्राइटेस्ट से, साउंड को साइलेंस से, डॉनी को हार्ड से, डीप को शैलो से। इसको मैच करके कॉलम को जो एक्सरसाइजेज हमने की हैं इनको आप रिवाइज करेंगे। आपकी डायरी होगी, आप इमेजरी और एलिट्रेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, उसकी जो एग्जाम्पल पोएम्स हैं वो उठाएंगे। आपने जो इधर डेफिनेशन के साथ दी हैं वो नहीं उठानी, जो एक्सरसाइज में मैंने सॉल्व करवाई हैं पोएम से लेनी है, उसकी वर्ड्स लेने हैं इमेजरी और एलिट्रेशन के, और आपने उसकी लिस्ट बनानी है। कल हम इंशाल्लाह इसका ग्रामर पोर्शन और इसके सेंटेंसेस को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।